हाय। हम लोग ट्वेल्थ क्लास के पॉलिटिकल साइंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्वेल्थ क्लास के पॉलिटिकल साइंस में जो पहली बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका चैप्टर नंबर 4 हम लोग शुरू कर रहे हैं और आज ये रिवीजन वीडियो है। रिवीजन वीडियो हम लोग बना रहे हैं। इससे पहले आप अगर कोल्ड वॉर देखिएगा, चैप्टर नंबर 1 वो सिलेबस में नहीं है। चैप्टर नंबर 3 जो कि यूएस हेजेमनी है, उसका ज़्यादातर पार्ट जो है नहीं आ रहा है। तो डायरेक्टली हम लोग एंड ऑफ बाइपोलरिटी जो कि चैप्टर नंबर 2 था, तो चैप्टर नंबर 3 को स्किप करके हम लोग अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर जो कि चैप्टर नंबर 4 है उसको बना रहे हैं। ये हमारा रिवीजन वीडियो होगा। इसमें एक ही वीडियो में हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इतना सारा टॉपिक है, देखिए ये सारा टॉपिक है, ये एक एक टॉपिक का नाम है और इसके बाद इधर भी है। तो इतने सारे टॉपिक एक वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इसको शॉर्ट रखने की ही कोशिश करेंगे। देखिए हम लोग देखें कि कोल्ड वॉर में देखिए कि पूरी दुनिया 2 ग्रुप में बटी हुई थी। फिर जो कोल्ड वॉर 1945 टू 1991 तक चला। फिर हम देखते हैं 1991 में बाइपोलरिटी खत्म हो गई, एंड ऑफ बाइपोलरिटी मतलब कोल्ड वॉर खत्म हो गया और यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गई, कोल्ड वॉर खत्म हो गया और यूएस का हेजेमनी पूरी दुनिया में दिखाई दिया, जो कि 3rd चैप्टर में पढ़ना था कि यूएस की हेजेमनी कैसे हम देखते हैं। गल्फ वॉर, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, इराकी फ्रीडम और भी ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच, यूएस की हेजेमनी शुरू हो जाती है। लेकिन साथ साथ हमको ये भी देखना है कि यूएस की हेजेमनी जरूर थी, लेकिन यूएस को काउंटर करने के लिए बहुत सारी जो है पावर सेंटर इवॉल्व हो रही थी, बहुत सारी पावर सेंटर बन रही थी। तो वो पावर सेंटर जो थी, कोई एक ऐसी कंट्री नहीं थी कि जो यूएस के मुकाबले की थी या यूएस के जो है पावर की यूएस के को बैलेंस करने के लिए वो कंट्रीज थी, लेकिन ग्रुप ऑफ कंट्रीज जरूर थे, जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज आपस में ठीक है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई थी और वो ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं यूएस को एक चैलेंज के तौर पर दे सकती थी, जिसको अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर कहा गया। मतलब यूएस के अलावा और कौन कौन से पावर सेंटर थे यूएस के अलावा या यूएस को काउंटर करने के लिए और भी जो पावर सेंटर सब थे, ठीक है, उसको इसी 4th चैप्टर में पढ़ना है। तो यहाँ देखिए हमारा टॉपिक क्या है, एंड ऑफ कोल्ड वॉर खत्म हो गया, यूएस हेजेमनी शुरू हो गया कोल्ड वॉर के साथ साथ। उसके बाद देखते हैं अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर में कौन कौन सब थे, जो बता दिया अल्टरनेटिव सेंटर मतलब यूएस के अलावा और कौन कौन से पावर सेंटर थे या यूएस को चैलेंज करने के लिए या यूएस के फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए, यूएस की पावर को बैलेंस करने के लिए और कौन कौन से सेंटर थे जो कर सकते थे। तो बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, कोई एक कंट्रीज नहीं थी लेकिन ग्रुप ऑफ कंट्रीज जरूर थी। वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज कौन कौन सी थी, तो यूरोपियन यूनियन थी, आशियन थी, सार्क, ब्रिक्स, ये सब कंट्रीज जो है वो हम देखते हैं कि यूएस को के बैलेंस की सिर्फ पावर थी, यूएस को के अलावा और अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के तौर पर ये सब उभरी थी। अब ये सब सारी कंट्रीज हम देखते हैं, आशियन देखते हैं, सार्क देखते हैं या यूरोपियन यूनियन देखते हैं, ये सब एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थी। यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोप की ज़्यादातर कंट्रीज है। इसके अलावा अगर हम आशियन देखते हैं तो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज है, हम सार्क देखते हैं तो साउथ एशिया की कंट्रीज है, और जो है ब्रिक्स देखते हैं तो ब्रिक्स में कुछ जो पूरे वर्ल्ड की अलग अलग जो डेवलप्ड कंट्री सब थी, इमर्जिंग पावर थी, वो सब थी। लेकिन ज़्यादातर जो हम ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं अल्टरनेटिव सेंटर के तौर पर वो किसी रीजन की थी। तो अब हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के मकसद क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। और आपके एनसीईआरटी में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आखिर कोई भी कंट्रीज जो है किसी एक रीजन की कंट्रीज आसानी से ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना लेती है या ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना लेती है। आखिर क्यों ऐसा होता है कि कोई एक रीजन की कंट्रीज एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेती है और ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर वो काम करती है, ठीक है, आसानी होती है एक रीजन की कंट्रीज को। तो वो हम लोग क्वेश्चन जो सेशन करेंगे उसमें वहां पर करेंगे और बाकी हम देखते हैं। तो देखिए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को पहले देखते हैं। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, किसी एक रीजन की कंट्रीज कोई ऑर्गेनाइजेशन बना लेती है और एक ग्रुपिंग बना लेती है और वो कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करना शुरू कर देती है। सभी के इंटरेस्ट एक जैसे होते हैं, एक मकसद के लिए काम करती है। तो जनरली रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव होते क्या क्या है, तो सबसे पहला रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि आपसी कॉपरेशन को बढ़ावा देना, आपस में कॉपरेट करना, आपसी सिक्योरिटी को बढ़ावा देना, इसके अलावा इकोनॉमिक कॉपरेशन करना, अपने रीजन में डेवलपमेंट करना, सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल डेवलपमेंट। इसके अलावा अगर किसी तरीके की कोई डिस्प्यूट होती है तो उन सब डिस्प्यूट को बैठ करके सुलझा लेना, वॉर में एक्सेलरेट नहीं करना। तो सबसे पहला क्या है, आपस में कोऑर्डिनेट करना। इसके अलावा दूसरा क्या है, आपसी सिक्योरिटी को बढ़ावा देना, इकोनॉमिक तरक्की करना, इसके अलावा जो सोशल तरक्की करना, कल्चरल तरक्की करना, और फिर आपस में कोऑर्डिनेट करके अपने यहाँ तरक्की करना और रीजनल
रीजनल जो भी डिस्प्यूट होते हैं उसको बैठ करके सुलझा लेना, उसको वॉर में एक्सिलरेट नहीं होने देना। तो ये सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की मकसद होती है। अब ये सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की मकसद हम जनरली जो भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे वहाँ पर ये सब चीज़ देख सकते हैं, उन सब जगहों पर। अब ये ऑलमोस्ट इसी सब टाइप का जो है वो ऑब्जेक्टिव दिखाई देगा, चाहे हम उसको यूरोपियन यूनियन में देखें या फिर हम उसको आसियान में देखें, सार्क में देखें, ऐसी ही हमको मकसद दिखा देगा। तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बता दिए, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं ये बता दिए। इस पर क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हम फिर से बता दे रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि आखिर क्या वजह है कि एक रीजन की कंट्रीज आसानी से एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेती है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बना लेती है। तो वो हम लोग जब क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे इस वीडियो के बाद, जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब भी डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। आगे देखिए क्या है, फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड फीचर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। देखिए यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यूरोपियन यूनियन के फीचर्स क्या क्या, ये सब चीज़। तो पहले हम लोग फॉर्मेशन पर देखते हैं। तो यूरोपियन यूनियन के फॉर्मेशन को देखने से पहले हम लोगों को हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945 तक चला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप में बड़े पैमाने पर तबाही आई, यूरोप की कंट्रीज की इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ तबाह बर्बाद हो गई। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन इन सब कंट्रीज को, वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज को या यूरोप की कंट्रीज को वो इकोनॉमिकली एड करती है। अब वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो कोल्ड वॉर भी शुरू हो गया ना, और वेस्टर्न यूरोप की कंट्री सब अमेरिका के फेवर में थी। तो वो अपने कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए इन सब कंट्रीज को वो हेल्प कर रही थी। तो ये हम लोग वहाँ पर भी देखे थे। तो हम फिर से कह रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में बड़े पैमाने पर तबाही आई, यूरोप की कंट्रीज की इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ तबाह बर्बाद हो गई। तो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज को अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन फाइनेंशियली हेल्प करता है, जिसको मार्शल प्लान कहते हैं। ठीक है, अब मार्शल प्लान से ही शुरू होती है 1945-46 में मार्शल प्लान। अब इन सब कंट्रीज को आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए ये सब कंट्रीज अपने डेवलपमेंट करे, इन सब कंट्रीज को फाइनेंशियल जो हेल्प मिला है उससे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे, आपस में कोऑर्डिनेट करे। उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है 1948 में। उस ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल। ठीक है, क्या बोला जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल 1948 में बनाई जाती है। फिर ईईसी, काउंसिल ऑफ यूरोप, सीसीई, ठीक है, 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप बनाई जाती है। वो इसलिए कि इन सब कंट्रीज की जो है वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, इन सब कंट्रीज का पॉलिटिक्स या जो पॉलिटिकल जो पॉलिसीज है वो एक जैसे हो। फिर 1957 में फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो वो उसका मकसद होता है कि हाँ ये सब इन सब कंट्रीज में जो सब कंट्रीज जो मार्शल प्लान के तहत एकजुट हुई थी उन सब कंट्रीज में एक जैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज हों। ये सब चीज़ जो है लगातार वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज में ये सब हो रहा था। फिर 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है तो ईस्टर्न यूरोप की कंट्री सब जो यूएसएसआर से आज़ाद होती है, इंडिपेंडेंट होती है, डिसइंटीग्रेशन के बाद वो सब कंट्रीज़ भी इन सब के जैसा ही इकोनॉमिक पॉलिसीज और जो अपनाती है, कैपिटलिज्म जो इकोनॉमिक मॉडल अपनाती है। और ये सब कंट्रीज़ मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के को बोला जाता है यूरोपियन यूनियन। 1992 में यूरोपियन यूनियन बनाई जाती है। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई गई थी उससे पहले इन सब कंट्रीज़ के बीच एक समझौता हुआ था, जिसको हम उस समझौते को मैस्ट्रिच ट्रीटी कहते हैं 1992 में। ये याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है मैस्ट्रिच ट्रीटी किस चीज़ से रिलेटेड है, तो यूरोपियन यूनियन के फॉर्मेशन से रिलेटेड है। यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन 1992 में हुआ था। अब यूरोपियन यूनियन था क्या, तो ये तो बैकग्राउंड था यूरोपियन यूनियन का कि मार्शल प्लान से शुरू हुआ, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी काउंसिल बनाई गई, काउंसिल ऑफ यूरोप बनाई गई, फिर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई गई 1957 में। और फाइनली यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद ये सब कंट्रीज और ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज भी बहुत सारी एक ग्रुपिंग करती है, जिस ग्रुपिंग को एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, एक समझौता करती है मैस्ट्रिच ट्रीटी, और उसके तहत यूरोपियन यूनियन 1992 में बनाए जाते हैं। अब ये है कि यूरोपियन यूनियन था क्या, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं डिफाइन करने के लिए, ये 28 कंट्रीज जो कि यूरोप की 28 कंट्रीज का एसोसिएशन था, जिस सब के बीच एक एग्रीमेंट था, एक समझौता था कि हम सब के यहाँ एक जैसी इकोनॉमिक पॉलिसी होगी, एक जैसी फॉरेन पॉलिसी होगी, एक जैसी सिक्योरिटी पॉलिसी होगी, एक जैसा मार्केट होगा, मार्केट में कोई भी आदमी कहीं भी जा सकता है, ट्रेड कर सकता है, एफटीएफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, कोई भी आदमी कहीं से व्यापार कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, आ जा सकता है बिना वीज़ा और पासपोर्ट के। ये 28 कंट्रीज़ की बात की जा रही है। हम सब में एक जैसा
करेंसी होगा। तो ये जो एक एग्रीमेंट था इन सब कंट्रीज़ के बीच कि हमारे यहाँ एक जैसा फॉरेन पॉलिसी होगा, एक जैसा सिक्योरिटी पॉलिसी होगा, एक जैसा इकोनॉमिक पॉलिसी होगा, एक जैसा मार्केट पॉलिसीज होगा, सिंगल करेंसी होगी, यूरो जो है हम लोगों की करेंसी रहेगी। यहाँ तक कि कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो नहीं बन पाता है, और इन लोगों का एक जैसा फ्लैग भी है, ठीक है। तो इसी को जो है यूरोपियन यूनियन कहा गया। अब बात है कि यूरोपियन यूनियन की फीचर्स क्या क्या है, खासियत क्या क्या है। तो यहाँ देखिए यूरोपियन यूनियन के फीचर्स में हम लोग देखते हैं। तो यूरोपियन यूनियन के फीचर्स क्या हैं? तो यूरोपियन यूनियन एक सुपर नेचुरल जो बॉडीज़ के जैसे काम करती है। इन सब 28 कंट्रीज़ इसके मेंबर है, लेकिन इन सब 28 कंट्रीज़ में इन सब 28 कंट्रीज़ की एक जैसी फॉरेन पॉलिसी है, एक जैसी सिक्योरिटी पॉलिसी है, एक जैसी इकोनॉमिक पॉलिसी है, कॉमन मार्केट है, कॉमन करेंसी है और कॉमन फ्लैग्स हैं। और ये सब एक इतनी बड़ी एक कंट्रीज़ के तौर पर 28 कंट्रीज़ है, लेकिन एक कंट्रीज़ के तौर पर ये काम कर रही है। तो यही की जो है वो फीचर्स है, खासियत है। अब इससे जो अच्छा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट मेक यूरोपियन यूनियन अ पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, आखिर क्या क्या चीज़ है जो यूरोपियन यूनियन को पावरफुल बनाता है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहला देखिए कि यूरोपियन यूनियन दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मतलब दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इसकी जीडीपी है। इसकी जीडीपी 2016 के हिसाब से कितना है? 17 ट्रिलियन डॉलर है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसका जो वर्ल्ड ट्रेड में शेयर है वो अमेरिका से 3 गुना है। आने वाले दिनों में जो अमेरिकन डॉलर्स पर जो यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है यूरो, वो थ्रेट बनने वाली है। इसके दो कंट्रीज़ ब्रिटेन और फ्रांस जो यूएनएससी के परमानेंट मेंबर है, और भी बहुत सारी कंट्रीज यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर में है। इन सब के पास जो है 550 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। तो ये सब इनकी जो है वो मजबूती रही है, ये सब इनकी खासियत रही है, ठीक है। तो इसी सब चीज़ों की वजह से यूरोपियन यूनियन पावरफुल हो जो है ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम कर रहा है। अब यहाँ से याद रखिएगा, आपको जो है यूरोपियन यूनियन का जो पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक पावर वगैरह सब पूछा जाता है। पॉलिटिकल में पॉलिटिकल लिखना है, ठीक है, जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, और यूरोप जो है इकोनॉमिक से, इकोनॉमी मतलब सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, इतना ट्रिलियन डॉलर, ये सब चीज़ों के बारे में, मार्केट रेट, इन सब चीज़ों के बारे में लिखना है। अब देखिए यहाँ पर फिर जो है सवाल बनता है, लिमिटेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन की क्या क्या कमियाँ और खामियाँ। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये अच्छा टॉपिक है, तो याद रखना है। यूरोपियन यूनियन से एग्जाम में क्वेश्चन होगा ही होगा, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं बनता है, और अक्सर 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। आज प्री बोर्ड एग्जाम था, तो प्री बोर्ड में भी ये यूरोपियन यूनियन 6 नंबर में पूछा गया है। तो ये याद रखिएगा, यूरोपियन यूनियन को आखिर यूरोपियन यूनियन की लिमिटेशन क्या क्या कमी और खामी है। तो ये याद रखना, सबसे पहली कमी और खामी है कि यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं वो सब सेम फॉरेन पॉलिसी को लेकर के एग्री नहीं है, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है कि इसके एग्जाम्पल में आपको ऐसे लिखना है कि जब 2003 में जब अमेरिका फर्स्ट गल्फ वॉर के दौरान इराक पर इन्वेजन किया और बहुत सारी 6,60,000 फौज भेज दी, तो ब्रिटेन अमेरिका का पार्टनर था। ब्रिटेन की भी फौज थी, ब्रिटेन अमेरिका के साथ थी, लेकिन फ्रांस जो कि यूरोपियन यूनियन की ही मेंबर है, वो अमेरिका और ब्रिटेन के जो है इस स्टेप के खिलाफ थी। तो यहाँ पर क्या है कि यूरोपियन यूनियन का पार्टनर या यूरोपियन यूनियन का मेंबर ब्रिटेन भी है और फ्रांस भी है। तो ब्रिटेन अमेरिका के साथ थी गल्फ वॉर के दौरान, और फ्रांस जो है उसके खिलाफ थी। तो ये देखा जा रहा है कि जो सेम फॉरेन पॉलिसी को लेकर के सभी कंट्री एक जैसे नहीं है। इसके अलावा कॉमन मार्केट को लेकर के भी सभी कंट्रीज एक जैसी राय नहीं रखते हैं। जैसे ब्रिटेन जो है इस कॉमन मार्केट के खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाए कि बाहर की कंट्रीज़ के लोग आकर के हमारे यहाँ वो ज़्यादातर जॉब या ज़्यादातर रिसोर्सेज पर जो है वो काबिज हैं, ठीक है, वो, और जिस वजह से हमारे अपने लोगों को रिसोर्सेज और जॉब जो है वो शेयर हो जा रहा है और कम पड़ जा रहा है, ठीक है, मतलब हमारी जॉब वो ऑक्यूपाई कर ले रहा है। इसके अलावा सेम करेंसी को लेकर के भी सभी कंट्री एक राय नहीं रखते। जैसे स्वीडन है, डेनमार्क है, ये सब यूरो करेंसी को के तौर पर, यूरो को करेंसी के तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं है, या वो लोग इन चीज़ों के खिलाफ है। इसके अलावा किसी नए कंट्रीज़ को यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, इस चीज़ को लेकर के भी सभी कंट्री एक राय नहीं रखती है। तो ये सब जो है सभी कंट्रीज़ का अलग अलग राय रखता है, सभी की कंसेंसस नहीं बन पाती है। तो ये लिमिटेशन है किसकी? यूरोपियन यूनियन की। तो ये सब है। अब यूरोपियन यूनियन के बाद हमारा नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आसियन है। आसियन का फुल फॉर्म याद रखना है,
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, तो क्या है फुल फॉर्म, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। अब इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, तो इसकी फॉर्मेशन 1967 में हुई थी। 8 अगस्त 1967 को एक डिक्लेरेशन साइन की गई थी, बैंकॉक डिक्लेरेशन, उसके तहत हुई थी। अब उससे पहले हम इसका बैकग्राउंड बता देते हैं। साउथ ईस्ट एशिया की जितनी भी कंट्रीज सब थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले या तो यूरोप की कॉलोनी हुआ करती थी या जापान की कॉलोनी हुआ करती थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ये सब कंट्रीज जो है डीकोलोनाइज हो गई, ये सब धीरे धीरे आज़ाद होने लगी। जब आज़ाद हुई तो जैसे इंडिया में चूंकि ये कॉलोनी थी तो बहुत बड़े पैमाने पर एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, तो गरीबी, लिटरेसी, भुखमरी या इनइक्वालिटीज़ वगैरह सब जो है वो और भी डिस्पैरिटीज़ वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा थे इन सब कंट्रीज़ के बीच, जो है एशियन की कंट्रीज़ के बीच। तो अब ये सब कंट्रीज कोल्ड वॉर के दौरान देखा जाए तो कोल्ड वॉर के दौरान नैम जो थी वो इन सब कंट्रीज को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाई और इसीलिए ये सब नैम की भी मेंबर नहीं बनी। लेकिन कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और यूएसएसआर को लेकर के जो है अमेरिका और यूएसएसआर का प्रेशर इन सब कंट्रीज पर था, ठीक है, कि अमेरिका को ज्वाइन करे या फिर यूएसएसआर को ज्वाइन करे। लेकिन ये सब कंट्रीज उन सबको जो है ज्वाइन नहीं करते हुए देखा जाता है कि अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और अपनी इकोनॉमिक तरक्की करने के लिए, अपने यहाँ डेवलपमेंट करने के लिए आपस में कोऑर्डिनेट और कोऑपरेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जिसी को आसियान कहा जाता है। ये बैंकॉक डिक्लेरेशन में ये सब करती है। तो क्या था, अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आपसी कोऑपरेशन के लिए और आपस में जो इन लोगों के झगड़े हैं उन सब चीज़ों को बैठ करके सुलझा लेने के लिए ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आसियान रखा जाता है। अब देखिए इसका फॉर्मेशन 1967 में हुआ बैंकॉक डिक्लेरेशन से। शुरू में 5 कंट्रीज थी इसमें। तो कौन कौन सी कंट्रीज थी शुरू में, देखिए इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है। शुरू में ये 5 कंट्रीज थी, ठीक है, जो आसियान को के फॉर्मेशन में हेल्प की थी। और बाद में म्यांमार, लाओस, वियतनाम, ब्रूनी और कंबोडिया ये सब लेटर ज्वाइन करती है, बाद में ज्वाइन कर लेती है। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान, आसियान के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो जो भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो अभी आप बताए थे कि ये सब कोल्ड वॉर के दौरान जो किसी की पार्ट नहीं थी, नैम को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती, लेकिन इन सब जो कंट्रीज जो थी यूएस और यूएसएसआर का बहुत ज़्यादा इन सब कंट्रीज के ऊपर प्रेशर था। दूसरी इन सब कंट्रीज में गरीबी, लिटरेसी, भुखमरी ये सब चीज़ भी बहुत ज़्यादा था। तो ये लोग अपने सिक्योरिटी पॉलिसी को जो है बढ़ाने के लिए, अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, अगर अलग अलग कंट्रीज है तो इनकी सिक्योरिटी पर थ्रेट है, अगर ये सब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना लेती है तो सभी की कलेक्टिव सिक्योरिटी हो जाती है। तो इस वजह से ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। तो अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, अपने यहाँ डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए, रीजनल डेवलपमेंट करने के लिए कि इनके रीजन में डेवलपमेंट हो, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, तो ये सब जो है इन लोगों की जो है के ऑब्जेक्टिव होती है। अब क्वेश्चन, अब एक जो नेक्स्ट टॉपिक है आसियान वे। आसियान वे क्या था, ठीक है, तो आसियान वे है कि आसियान के कंट्रीज के बीच एक एग्रीमेंट है कि हम लोग जो भी काम करेंगे वो आपसी एग्रीमेंट से करेंगे, आपसी कंसेंसस से करेंगे, सभी की रजामंदी से करेंगे और ओपन कन्फ्लिक्ट हम लोग नहीं करेंगे। मतलब अगर 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज के बीच कन्फ्लिक्ट होगा हम लोग बैठ करके सुलझा लेंगे और ओपनली नहीं लड़ेंगे, ठीक है, और जो भी हम लोग काम करेंगे वो आपसी रजामंदी, आपसी कंसेंसस से करेंगे। इसी को आसियान वे कहा गया कि हम लोगों की, इसको हिंदी में आसियान शैली बोला जाता, तरीके को। तो इन लोगों का मकसद था कि इन सब आसियान कंट्रीज के बीच कि हम लोग जो भी फैसले लेंगे वो कंसेंसस से लेंगे, हम लोग एग्रीमेंट से लेंगे, सभी की रजामंदी से लेंगे और ओपन कन्फ्लिक्ट में कभी नहीं आएंगे। मतलब खुल करके हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे। अगर किसी तरीके की कोई डिस्प्यूट होगी तो उस डिस्प्यूट को बैठ करके सुलझा लेंगे, नेगोशिएशन से सुलझा लेंगे, वॉर में एक्सेलरेट नहीं होने देंगे, ठीक है। अब देखिए जो 2003 में आसियान जो है वो आसियान के 3 पिलर एस्टेब्लिश्ड होते हैं। मतलब आसियान के जो वर्क्स होते हैं उनको 3 ग्रुप में बांट दिया जाता है। वो 3 से ग्रुप वर्क कौन कौन थे, आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी और आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। और ये बता देते हैं ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एक साल या तो आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी से या आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी से या कल्चरल कम्युनिटी से, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, और पूछा जाता है। तो या फिर 3 पिलर्स तीनों पूछ दे या फिर तीनों में से कोई एक पिलर्स पूछे। तो देखिए आसियान के वर्क को, ठीक है, 3 पार्ट
पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एस्टेब्लिश कर दिया गया। आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी मतलब जो आसियान का ये काम ये भी है, आसियान के वर्क को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो एक ये काम है कि आपसी सिक्योरिटी को बरकरार रखनी है, आपसी सॉवरेंटी को, इंडिपेंडेंस को बरकरार रखना है, किसी पर कोई किसी तरीके का कोई इन्वेजन नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके की कोई डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को हम वॉर में एक्सेलरेट नहीं होने दें और बैठ करके हम लोग इन सब चीज़ों को नेगोशिएशन से सुलझा लें। तो ये सिक्योरिटी की है। इकोनॉमिक कम्युनिटी का क्या मकसद है कि हम लोगों के यहाँ जितनी भी डिस्पैरिटीज़ है उन सब चीज़ों को दूर करना है, अपने यहाँ तरक्की करनी है, रीजनल डेवलपमेंट करना है और आपस में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को बरकरार रखना है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो फ्री ट्रेड एरिया जो डेवलप करना है कि हम सब कंट्रीज आपस में जो अपने ट्रेड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसान रूल हम जो है बनाने की कोशिश करें कि हम सब आपस में ट्रेड कर पाए। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक कम्युनिटी था। सोशियो कल्चरल कम्युनिटीज़ जो है क्या है, सोशियो कल्चरल मतलब हम लोग अपने यहाँ अपनी सोसाइटी और अपनी कल्चरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे, हम लोग अपने वीज़ा पॉलिसीज़ को जो है आसान करेंगे, एक कंट्रीज़ के लोग दूसरे कंट्रीज़ में जाएंगे, टूरिज्म का बढ़ावा होगा, कल्चरल एक्सचेंज होगा। तो ये सब जो है सिक्योरिटी जो है सोशियो कल्चरल कम्युनिटीज़ का पार्ट हुआ करता था। अब एक और टॉपिक आसियान विजन 2020 कि 2020 तक का आसियान का क्या विजन था। तो 2020 तक का आसियान कंट्रीज़ का एक विजन था, एक मकसद था कि हम लोग 2020 तक हम लोग 2020 तक जो है आसियान को सिर्फ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर नहीं, किसी एक क्षेत्रीय संगठन के तौर पर नहीं, हम लोग एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर सिर्फ अपने ही रीजन में नहीं पूरे इंटरनेशनली हम आसियान के रोल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मतलब वर्ल्ड अफेयर्स में भी हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे और पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं पर कोई डिस्प्यूट होता है या किसी तरीके की कहीं पर हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग वहाँ पर भी रोल प्ले करेंगे। जैसे आप देखिएगा कंबोडियन क्राइसिस में आसियान बहुत अच्छे से रोल प्ले किया और उसके बाद कंबोडियन क्राइसिस के बाद दिखाई देता ईस्ट तैमूर क्राइसिस में भी आसियान जो है वहाँ पर मीडिएट करता है और उस क्राइसिस को ख़त्म करने की या दूर करने की कोशिश करता है। अब इधर देखिए हम लोगों का सेकंड पार्ट में इंडिया एंड आसियान। ठीक है, इंडिया एंड आसियान मतलब इंडिया का आसियान कंट्री से जो है वो कैसा रिलेशन है या इंडिया आसियान को जो है वो कैसे देखती है। तो सबसे पहला हमको देखना है कि चूंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि कोल्ड वॉर के दौरान नैम इन सब कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाई थी, तो इसी वजह से ये सब कंट्रीज़ इंडिया और आसियान का शुरू में जो उतना बढ़िया रिलेशन नहीं था, उतना अच्छा रिलेशन नहीं था। लेकिन जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है उसके बाद आज के डेट में हम जो देखते हैं, ठीक है, तो जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है तो इंडिया और आसियान की कंट्रीज़ का रिलेशन अच्छा होना शुरू हो जाता है। जैसे 1990s के दौर में जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे आई के गुजराल, वो एक नारा दिए थे लुक ईस्ट पॉलिसी, हम ईस्ट की तरफ देखें। क्या पॉलिसी था? लुक ईस्ट पॉलिसी। मतलब उनका कहना था कि हम ईस्ट के कंट्रीज़ के साथ हम बेहतर रिलेशन बनाने की कोशिश करें, उन सब कंट्रीज़ को आपस में कोऑपरेट करें, एक लीडिंग रोल और एक बड़े भाई का रोल, हम बिग ब्रदर्स का रोल प्ले करने की कोशिश करें। तो 1990s के दौर से देखा जाता है कि इंडिया का आसियान के कंट्री से रिलेशन इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हम फिर देखा जाता है कि इन सब कंट्री से 2010 में इंडिया और आसियान की कंट्री से अच्छा रिलेशन जो है FTA साइन होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन किया जाता है। इंडिया जो है वो आसियान के 3 कंट्रीज़ के साथ FTA साइन किया हुआ है, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया, इन 3 कंट्रीज़ के साथ जो है वो FTA साइन किया हुआ है। इसके अलावा इंडिया के लिए आसियान एक रीजनल फोरम है। ठीक है, इंडिया के लिए आसियान एक एशिया की एक रीजनल फोरम है जहां पर रीजनल इश्यूज को उठाया जा सकता है। इसके अलावा आसियान की जो 10 कंट्रीज की जो एसोसिएशन है, इन सब कंट्रीज की रोल इन सब कंट्रीज की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, इसीलिए जो है इंडिया, चाइना, यहां तक कि USA, ये सब कंट्रीज भी आसियान से FTA साइन कर रही है। ठीक है, तो ये सब जो है इंडिया और आसियान का रिलेशन है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जो फिलहाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी, तो वो ये बात जो है उनका ये नारा है कि लुक ईस्ट पॉलिसी विल नाउ एक्ट इज पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, मतलब लुक ईस्ट पॉलिसी अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तौर पर काम करेगी। मतलब जो हमारा कहना था कि पूरब की तरफ देखो, तो अब हम लोग पूरब की तरफ के कंट्री से अच्छा रिलेशन बनाएंगे और उसके साथ हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो शुरू हुआ था लुक ईस्ट पॉलिसी और ख़त्म होगा एक्ट ईस्ट पॉलिसी से। तो हम लोगों को बताना है कि शुरुआती दौर में
जो कोल्ड वॉर के दौरान उतना अच्छा रिलेशन नहीं था, लेकिन 1990s के दौरान जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे आई के गुजराल, वो नारा दिए थे लुक ईस्ट पॉलिसी का। फिर ईस्ट एशियन की कंट्री से अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद इंडिया जो है वो एशियन के 3 कंट्रीज़ के साथ FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इन सब कंट्रीज से इंडिया के लिए ये सब एशियन की कंट्रीज एक रीजनल फोरम के तौर पर है, जहां पर कोई रीजनल इश्यूज को उठाया जा सकता है। प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो है वो नारा देते हैं। और फिर हम देखते हैं जो एशियन कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी जो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि इंडिया, चाइना, इन सब के लिए एक प्रोपोजिशन है, एक अच्छा ऑप्शन है कि इससे अच्छे बेहतर रिलेशन बनाया जाए और इनसे ट्रेड वगैरह सबको बढ़ावा दिया जाए। तो ये सब चीज़ है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि US और चाइना भी जो है एशियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। इंडिया सिर्फ एशियन के 3 कंट्रीज़ के साथ, कौन कौन सी, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड के साथ जो है साइन किया हुआ। तो ये याद रखना है। इसके बाद हमारा एशियन का इशू ख़त्म होता है। अब हमारा सार्क है। तो देखिए सार्क का फॉर्मेशन कब हुआ। सार्क का फॉर्मेशन 1885 में हुआ। इसमें कितने कंट्रीज़ हैं, 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं। 8 मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन है, इंडिया और इंडिया के जितने भी नेबर्स हैं, सिर्फ चाइना और म्यांमार को छोड़ करके। तो कौन कौन से हैं, इंडिया के बाद पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान होगा, नेपाल होगा, भूटान हो गया, इसके अलावा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश है, उसके बाद हम श्रीलंका है, मालदीव्स हैं। तो ये सब सारी कंट्रीज़ आ जाएंगी। तो इंडिया और इंडिया के जितना भी नेबर्स कंट्रीज़ है वो सब है, सिर्फ चाइना और म्यांमार को छोड़ करके 1885 में बनाई गई थी। ये भी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के जैसे इसका भी मकसद है कि अपने रीजन में क्या करना है, पीस और कॉपरेशन को बढ़ावा देना है। अगर किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट हो जाएगा तो उसको बैठ करके सुलझाना है। इन सब कंट्रीज़ में जो दुनिया भर की डिस्पैरिटीज़ है, गरीबी, लिटरेसी, भुखमरी, इन सब चीज़ों को जो है वो ख़त्म करना है। अपने यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो कल्चरल डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। ये सब चीज़ है। इसके बाद इसकी लिमिटेशन क्या है सार्क की। तो सार्क की लिमिटेशन में हम लोग देखते हैं कि सार्क में जितनी भी कंट्रीज़ हैं तो उन सब कंट्रीज़ में जो रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये सब कंट्रीज़ में रिसोर्सेज की काफ़ी कमी है, ठीक है। जो बड़ी कंट्रीज़ इसमें है इंडिया है और जो पाकिस्तान है। उसके बाद बहुत सारे जो है छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, तो इनके पास रिसोर्स की लिमिटेशन है। इसके बाद अक्सर देखा जाता है कि कोई दो बायलेटरल जो डिस्प्यूट के वजह से अक्सर सार्क की मीटिंग जो है वो कैंसिल हो जाया करती है। तो अगर हम बहुत इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देखें तो सार्क बहुत इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर वर्क नहीं कर पा रही है, ना ही इनके पास रिसोर्स है, ना ही बहुत ज़्यादा जो है वो कॉपरेशन। लेकिन एक फोरम के तौर पर है जहाँ पे जो अगर सब चीज़ अच्छा रहता है, जैसे हम अक्सर देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगर वॉर चल रहा है तो उस दौरान जो है सार्क की मीटिंग कैंसिल हो जाती है, या फिर इंडिया और पाकिस्तान दोनों आमने सामना नहीं होना चाहता रहता उस मीटिंग में। इंडियन लीडर्स और चाइनीज जो पाकिस्तान के लीडर्स नहीं होना चाहते रहते हैं। तो ये इसकी जो है लिमिटेशन है। इसके बाद जो ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म, अच्छा सार्क का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो साउथ एशिया की कंट्रीज है, जो कि इंडिया भी साउथ एशिया की पार्ट है। अब हम लोग देखते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स की का फुल फॉर्म है, ठीक है, देखिए ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। शुरू में ये सिर्फ ब्रिक थी, शुरू में ये सिर्फ ब्रिक थी। ये कब बनी थी, 2006 में बनी थी, ठीक है। और जनरली इसको लीड कौन कर रही होती है, तो ब्राज़ील। इसके अलावा 2009 में ये क्या बन जाती है, ब्रिक्स बन जाती है, और ये 2009 में बनती है। इसका हेडक्वार्टर तो कौन कौन सी कंट्री है, ठीक है, ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है, ठीक है। और इसका जो हम देखते हैं हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर शंघाई है। कहाँ है, शंघाई। शंघाई कहाँ का जो है शहर है, चाइना का शहर है, शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये याद रखना। आखिर ब्रिक्स है क्या, तो ब्रिक्स जो है जो पावरफुल और इमर्जिंग नेशंस है उसका एक ग्रुपिंग है कि आपस में हम लोग कोऑपरेट करेंगे और एक दूसरे की तरक्की करेंगे। और जो हम लोग इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो सोशल तरक्की होगा। ये सब चीज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और भी जो इंटरनेशनल इशूज़ पर हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। तो ये ब्रिक्स है, ठीक है। अब आगे देखिए राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी और चाइना एज एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर बोला जा रहा है कि चाइना की इकोनॉमी कैसे राइज की, या फिर ये कहा जा सकता है, आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या आप चाइना को राइज जो अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के तौर पर देख सकते हैं या देखते हैं या नहीं देखते। तो देखिए
1949 में जैसे इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ, तो वैसे 1949 में चाइनीज़ रिवॉल्यूशन हुआ। चाइनीज़ रिवॉल्यूशन के बाद चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी और सिंगल पार्टी सिस्टम वगैरह था। ये लोग इकोनॉमिक मॉडल के तौर पर सोवियत इकोनॉमिक मॉडल अपनाए, जो सोशलिज्म या कम्युनिज्म इकोनॉमिक मॉडल कहते हैं। सोवियत यूनियन से यूएसएसआर की मदद से ये अपने यहाँ तरक्की या इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की कोशिश करती है और इनके यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू होता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद इसकी इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो जाती है, गतिरोध हो जाती है, रुक जाती है, तरक्की नहीं दिखाई देती है। तो ये अपने यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं और इसमें बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म होते हैं। पहले वो यूएनओ को ज्वाइन करता है 1970s के दौर में। फिर 1978 में ओपन डोर पॉलिसी को अपनाता है, जिसमें अपनी इकोनॉमी पर जो रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था पूरी दुनिया से, उसको हटा दिया। यूएस से बेहतर रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। फिर 1988 में देखा जाता है ये अपनी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करते हैं। 4 मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को अपनाते हैं, जिसमें अपनी एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना है, अपनी इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करना है, अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना है और अपनी यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करनी है, उन सब चीज़ों को मॉडर्नाइज करना। इन सब चीज़ों की वजह से देखा गया कि ये सब अर्ली रिफॉर्म लाए थे, तो इन सब रिफॉर्म की वजह से चाइना में बहुत ज़्यादा तरक्की होनी शुरू हो जाती है। बाद में चाइना WTO भी ज्वाइन करता है, इसका वर्ल्ड ट्रेड में भी अच्छा खासा जो इन्फ्लुएंस शुरू हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन सब चीज़ों की वजह से चाइनीज़ इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। चाइना अभी भी, ठीक है, जो कहा जाता है 2040 तक लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी और सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अभी भी चाइना में ही आता है। तो ये तो चाइना, हम इस तरीके से कह सकते हैं कि चाइना जो है एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के तौर पर साबित हो सकती है, ठीक है। फिर अगर आप इससे पूछा जाता है कि चाइना की लिमिटेशन क्या है, चाइनीज़ इकोनॉमी की लिमिटेशन क्या है, तो ये भी याद रखना है चाइनीज़ इकोनॉमी की जो लिमिटेशन है, तो चाइना में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है। बोला जरा 200 मिलियन लोग अभी भी चाइना में बेरोजगार हैं। वहाँ की वुमेन्स की कंडीशन, वुमेन्स के जो वर्किंग कंडीशन है वो बेहतर नहीं है। बड़े पैमाने पर वहाँ भी करप्शन है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर करप्शन के अलावा वहाँ पर डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के कॉस्ट पर हुआ है। मतलब डेवलपमेंट के साथ साथ वहाँ पर बड़े पैमाने पर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी हुआ है। तो ये सब चाइना की लिमिटेशन है, याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द लिमिटेशन टू द चाइनीज इकोनॉमी, या व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी, या कैन यू सी द चाइना एज ए राइजिंग पावर ऑफ राइजिंग अल्टरनेटिव पावर। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए चाइना के साथ साथ और भी कंट्रीज के बारे में पूछा जाता है, जैसे जापान के बारे में पूछा जाता है कि क्या आप जापान को अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के तौर पर देखते हैं। तो हम आपको बता देते हैं, जापान आप लोगों को पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में जो इसके 2 शहर पर हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्ब गिराया गया, जापान तबाह बर्बाद हो गई, जापान की इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो गई। लेकिन जापान पिछले 60-70 सालों में अपनी तो बहुत ही तेज़ी से अपने यहाँ डेवलपमेंट किया है, ठीक है। इसकी जो है इकोनॉमी सेकेंड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पर उभर करके सामने आई है। जो पूरी दुनिया की इंडस्ट्रियलाइज नेशन में, ठीक है, जापान का भी नाम आता है। जापान G8 का मेंबर है, जो कि पूरे एशिया की पहली कंट्री है जो G8 का मेंबर है। G8 है कौन? तो G8 पूरी दुनिया की इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज का एक ग्रुपिंग है, ठीक है। तो G8 अब G7 हो गया है। 2013 में रशिया इससे बाहर हो चुका था, तो ये याद रखना। इसके अलावा अगर ये पूरी जापान में जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, जो कि पूरी दुनिया में वो सब ब्रांड्स अपने जो है वो सामान बेचते हैं या पूरी दुनिया में ये सब जो है वो बिजनेस करते हैं। इसके अलावा जापान अपने जीडीपी का सिर्फ 1% वो खर्च करती है मिलिट्री पर, लेकिन वो उसके बाद भी सिर्फ 1% जीडीपी का अपने मिलिट्री पर खर्च करने के बाद भी वो 4th लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर करती है। किसमें? आर्मी में, ठीक है। अपनी आर्मी में 4th लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर इसका है। इसके अलावा अपनी जीडीपी का ये 20% जो है यूएन को बजट भी करती है। तो ये सब जो है, इन सब चीज़ों से हम देख सकते हैं कि जापान भी एक जो है अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के तौर पर साबित हो सकता है। तो सबसे पहले जापान के बारे में क्या कहना था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तबाह हो गई, उसके बाद तेजी से अपने यहाँ तरक्की की। पिछले 60-70 सालों में इसके यहाँ बहुत तरक्की हुई है और सेकेंड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पर अब जो है वो ये साबित हुई है। इसके यहाँ काफ़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है। एशिया की पहली ऐसी कंट्रीज है जो G8 का मेंबर है। इनके यहाँ अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जो कि पूरी दुनिया में ट्रेड्स कर रहे हैं, पूरी दुनिया में वो प्रोडक्शन करते हैं और पूरी दुनिया में ट्रेड करते हैं। अपनी इकोनॉमी का सिर्फ 1% जापान खर्च करती है। इस वजह से इनके यहाँ मतलब उसके बाद भी ये 4th लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर अपनी आर्मी में कर रही है। 4th लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर है। अपने जीडीपी का 20% ये यूएन को जो है वो फंड करती है, यूएनओ को फंड करती है। अब देखिए
रशिया को देखना है, ठीक है। तो रशिया जो है एज ए अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, तो रशिया अपने अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के तौर पर कैसे उभरा है। तो रशिया के बारे में बताना है कि रशिया जो है वो सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है यूएसएसआर का, मतलब यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद रशिया जो है वो यूएसएसआर को सक्सीड की, ठीक है। इसके अलावा रशिया 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मतलब इसकी 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मतलब जीडीपी के मामले में पूरी दुनिया में 11th नंबर पर इसका नंबर है। इसके अलावा हम देखते हैं ये एक यूएनओ का परमानेंट मेंबर है, ठीक है, सॉरी यूएनएससी का ये एक परमानेंट मेंबर है। इनके पास मॉडर्न जो वेपन्स है ये न्यूक्लियर वेपन्स कंट्रीज है, इनके पास मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है, ये पूरी दुनिया को वेपन्स एक्सपोर्ट करती है। इसकी स्पेस टेक्नोलॉजी भी जो स्पेस टेक्नोलॉजी भी हाईली डेवलप्ड है और ये सब चीज़ ये पूरी दुनिया को बेचती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो इसके अलावा इसकी इकोनॉमी और बाकी जो इसकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वगैरह सब है उन सब चीज़ों की वजह से ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के तौर पर यूएस को चैलेंज करती रही है, ठीक है। अब आगे देखिए इजराइल के बारे में देखते हैं, ठीक है। इजराइल एज ए अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर कैसे है, तो इजराइल के बारे में लिखना है, बताना है कि 21st सेंचुरीज में इजराइल जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंट्रीज के तौर पर जो है उभरी है। अब फर्स्ट लिखना है इजराइल 21st सेंचुरीज में जो इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर के तौर पर उभरी है। इसकी स्ट्रेंथ और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि रिसर्च, डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों में या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के तौर पर ये बहुत आगे बढ़ चुका है। इसके बाद हम देखते हैं ये वेस्ट एशिया की जो है वो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है, ये अपने जीडीपी का 4% रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करती है। ये पूरी दुनिया को जो स्पेस टेक्नोलॉजीज़ वगैरह सब या पूरी दुनिया को रिसर्च, डेवलपमेंट या और भी अदर टेक्नोलॉजीज़ वगैरह जो है वो देती है, एक्सपोर्ट करती है पूरी दुनिया को। इसके अलावा यूएनडीपी जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करती है उसमें इसको इजराइल को हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ के तौर पर जो है वो रखा गया। तो ये सब इजराइल के बारे में। तो सबसे पहला क्या था 21st सेंचुरीज में इंपॉर्टेंट पावर सेंटर, इसके बाद दूसरा क्या था कि इसमें 21st सेंचुरीज में हो गया, और दूसरा इसका था कि इसकी इंपॉर्टेंस जो है साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा है। इसके बाद वेस्ट एशिया की ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज उभर करके सामने आई है, अपने जीडीपी का 4% वो खर्च करती है, किसमें, रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च करती है। ये अपने टेक्नोलॉजीज़ या और भी जितने भी डेवलपमेंट है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करती है, बेचती है, और 4% जीडीपी का वो खर्च करती है, वो बता ही दिए रिसर्च और डेवलपमेंट में। और फिर फाइनली हम देखते हैं कि ये पूरी दुनिया जो यूएनडीपी है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि यूएन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करती है, उसमें वो जो है इजराइल को हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो है वो स्टेटस देती है, दर्जा देती है। तो ये है। इसके बाद हम देखते हैं इंडिया को अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के तौर पर रखा जाता है, देखा जाता है या नहीं। तो सबसे पहले इंडिया के बारे में बताना है। इंडिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है, पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। इंडिया के पास 135 करोड़ से ज़्यादा जो है वो इंडिया के पास आबादी है। ये सब इन सब आबादीज़ में ज़्यादातर आबादी इसकी यंगेस्ट पॉपुलेशन है, जो कि बड़ा वर्किंग फोर्स है। अगर इंडिया इन सब चीज़ों पर अपने वर्किंग फोर्स पर खर्च करती है तो आने वाले दिनों में एसेट के तौर पर वो साबित हो सकती है। इंडिया की इकोनॉमी को ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि $5 ट्रिलियन का जो है वो आंकड़ा है, जो $5 ट्रिलियन का इंडिया का टारगेट है। इंडिया के 200 मिलियन से ज़्यादा लोग इंडिया से बाहर रह रहे हैं और पूरी दुनिया की वर्ल्ड इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया को एज ए इम्पोर्टेंट सेंटर के तौर पर देखा जा रहा है। इंडिया की जीडीपी भी काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, इसके वजह से इंडिया में बहुत तेज़ी से तरक्की हो रही है और इंडिया को भी इमर्जिंग पावर सेंटर के तौर पर देखा जाता है। तो ये टॉपिक यहीं पर, ये चैप्टर हमारा रिविज़न का यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर हो या जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर हो, और जो मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा वो हम लोग जो है एक ही टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नाम से हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त जो आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं उन सबको भी शेयर कीजिए। थैंक यू।